आरएसआ की जो डीजीआर में मीटिंग हुई थी और उसके लिए डीजी साहब को एवं सभी जितने भी पदाधिकारियों ने उसमें भाग लिया सभी को धन्यवाद। अब उस मीटिंग में खास करके लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। अच्छी रही मीटिंग। डीजी साहब का कहना बहुत पहले से था, जो उनके कार्य हैं वो सराहनीय हैं और उसमें जो वो कर रहे हैं वो भी सराहनीय है। लेकिन जो आरएसआ का विरोध करता है, आरएसआ का कभी विरोध नहीं किया आरएसआ ने, हर हमेशा उनकी नीतियों का विरोध किया है। आरएसआ के जितने भी लोग हैं यहां से जब से गए हैं उन्होंने आरएसआ का बहुत विरोध किया। रास्ते पर जहां जहां वो गए हर जगह की खबर आती है, अगर आग जलती है तो धुआं जरूर उठता है। किसने क्या कहा रास्ते में, विरोध भी हुआ, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि जो ये सीएसडी की सुविधा है, हम सीएसडी के जो कार्ड है, लिकर कार्ड, ग्रोसरी कार्ड और ईसीएचएस कार्ड कि हम यहाँ पर डीजीआर में डिपॉजिट करके जा रहे हैं, कभी नहीं बोला। जहां पर विरोध करना है हर किसी का मौलिक अधिकार है। अभी भी अगर हम नहीं कह रहे हैं कि आरएसआ काम न करे, बहुत अच्छी बात है आरएसआ काम करे, लेकिन जहां पर गलत लगेगा वहां पर अभी भी विरोध करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। यहां से 600 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ से जो फेडरल ग्रांट होता है 12,000 रुपया आरएसआ देता है, उसका फॉर्म भरने के लिए वहां से 1,500 रुपया वन साइड का टिकट है बस का, वो टिकट काट करके यहाँ पर आते थे लोग और यहाँ पर होटल में रह करके कम से कम यहाँ पर होटल का किराया है 3,000 रुपया, एक रात वहां रह करके तब अपना फॉर्म भर के वापस जाते थे। इसका विरोध मैंने मीटिंग में किया था। जब उसका कम से कम 6 या 7,000 रुपया, 8,000 रुपया उसका खर्चा हो जाता है सिर्फ फॉर्म भरने आने जाने में, तो उससे अच्छा है कि वो न ले हो। इन चीजों का हमने विरोध किया था, नहीं तो हमारा उसमें ऐसा कोई विरोध नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबेदार मेजर रमेश राम। अब आता हूं मैं आज के विषय पर। आज का जो मेरा विषय है खास करके 8th पे कमीशन का जो कमेटी बैठी है और 7th पे कमीशन के बीच में क्या हुआ था, इस बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। उससे पहले जो डीजीआर में 2 चीजों का खुलासा हुआ था इस बार, और सबसे पहले जो 75 साल पूरा होने के बाद ओल्ड एज ग्रांट, जिसकी 15 साल से कम सर्विस में पेंशन गया है, उसको चाहे वो कोई भी पेंशन गया है, मेडिकल ग्राउंड में गया है या इनवैलिड पेंशन गया है या कुछ भी गया है, उसको नहीं मिल रहा था। इस बारे में सापर हवलदार सौकार सिंह थे, उन्होंने डीजीआर को चिट्ठी लिखी थी 2023 में और उन्होंने कहा था कि मेरे को 75 साल पार हो गए हैं और मुझे 35,000 रुपया ओल्ड एज ग्रांट का दे दीजिए। और उसमें डीजीआर से चिट्ठी आई थी कि 15 साल से कम सर्विस यानी 12 साल 3 महीना 17 दिन में नौकरी में आप सेवा मुक्त हुए हैं, इसलिए आप इस सुविधा के लिए विलिंग नहीं है। तो इसमें हमने जब डीजी साहब यहाँ पर आया था, आरएसआ संगठन की तरफ से हमने मेमोरेंडम में दिया था और 19 पैड दिए थे हमने मेमोरेंडम में, जिसमें सीरियल नंबर 4 में ये पैड था कि जितने भी सेवा मुक्त हुए सैनिक हैं, चाहे वो कितने साल सर्विस में भी हुए, उनको और सभी को ओल्ड एज ग्रांट की सुविधा दी जाए। और ये पैड जो था डीजी साहब ने मान लिया है, उसके लिए डीजी साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद और सर आपका आभार व्यक्त करता है।
दूसरा सीरियल नंबर 10 में था, जो भी पूर्व सैनिक, चाहे वो युद्ध मैदान में अपंग हुए हों या अंग भंग कर चुके हों या घर आकर के भी उनको चलने फिरने लायक, या जो यहाँ से डीजीआर में या ईआरटीसी में जाकर के अपना मेडिकल नहीं करा सकते हैं, उनके लिए यहीं पर कहीं सीपीओ हॉस्पिटल या आर्मी हॉस्पिटल में उनका मेडिकल बोर्ड करवा के उनको जो डिसेबिलिटी पेंशन की सुविधा है वो दी जाए। 10वां में था, अगर किसी के पास है तो, नहीं तो ग्रुप में डाल दूंगा उसको मैं। तो वो भी डीजी साहब ने यहीं पर, डीजी साहब और ब्रिगेडियर परसों साहब ने बता दिया था हमको कि इसके लिए हम एक टीम डिटेल करेंगे और सारे ऑल इंडिया का, सिर्फ उत्तराखंड का नहीं, ऑल इंडिया का भ्रमण करेगी वो टीम, और जो भी रिपोर्टर जाएगी उस आधार पर हम उनको मिलने वाली सारी सुविधा देंगे। सर, इसके लिए भी आपको, डीजी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद ये टीम डिटेल करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं, सारे पूर्व सैनिक आपसे आशा भी करते हैं कि ये टीम यहाँ आएगी, जो भी विकलांग हैं, असहाय हैं, चलना फिरना नहीं सकते हैं, उन बुजुर्गों का यहीं से मेडिकल करके, अन्य भी ऐसी जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनका जो भी यहाँ पर करना है डॉक्यूमेंटेशन करके ले जाएंगे और उसका समाधान होगा। इसके लिए भी डीजी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हम इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करते हैं। अब आता हूं मैं जो शुरू में मैंने कहा था कि 8वां वेतन आयोग का जो एक ड्राफ्ट बना के लिए टीम गठित की गई है, उनके लिए सबसे पहले मैं सेवारत सैनिकों के लिए ही ये फायदेमंद है। और ये कहना चाहता हूं मैं खासकर उस टीम को, और पहले डीजी साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जैसे सेवंत पे कमीशन में सभी से सुझाव लिए गए थे, सभी के पूरी पलटनों से सुझाव लिए गए थे, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और हर पलटनों में, और इस विषय में कंपनियों से भी वो सुझाव मांगे गए थे, और उसके बाद दरबार लेकर के उसमें भी सुझाव मांगे गए थे, और वो सुझाव सब जाकर के एक, उसके बाद रिपोर्ट बनी थी, वो रिपोर्ट जाकर के तब सेवंत पे कमीशन का जैसा फायदा किसी भी खास करके वार्स रैंक जैसे से नीचे वाले, जो सुबेदार मेजर से नीचे वाले रैंक है, सभी को बहुत बढ़िया फायदा मिला था उसमें। और मैं आगे भी खासकर डीजी साहब से और जो इस टीम में गठित हैं वो उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इसी प्रकार सभी से उनके सुझाव लिए जाएं, कहां पर प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, उस विषय में तब जाकर के इसकी फाइनल रिपोर्ट बना दी जाए। दूसरा, अंत में मैं डीजी साहब से एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि आसाम राइफल जो है हर हमेशा नॉर्थ ईस्ट में रहती है, हर हमेशा जंगलों में रहती है। नॉर्थ ईस्ट पूरे साल में 9 महीना बारिश होने वाला इलाका है। ऐसे कठिन परिस्थितियों में नौकरी करते हैं हमारे जवान वहां पर, और ये सब सरकार को भी पता था, इसलिए 12% जो था एसडीए दिया जाता था असम राइफल के जवानों को, वो एक्स्ट्रा दिया जाता था, पे एंड अलाउंस से अलावा एक्स्ट्रा दिया जाता था, लेकिन उसको बंद कर दिया गया है। और इस पे कमीशन में सारे जवानों को ये भी दिया जाए। और इसके अलावा जो 2004 से असम राइफल के जवानों को पेंशन बंद कर दी गई है, इस पेंशन बंद के लिए भी इसमें सिफारिश की जाए। तो ये सारे जवानों के लिए है और जवानों के हित में है ये खास करके, इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि इसको ज्यादा ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ज्यादा ज्यादा जवानों तक ये पहुंचाएं, और आपकी सुविधाएं के लिए जो भी आगे हमारे डीजी साहब या अन्य इस कमेटी के जो गठित की गई है कमेटी, इसके सदस्य जो निर्णय लेंगे वो आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय असम राइफल, जय अरेवा, जय हिंद।